इस वीडियो में एक नए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर एक कंपनी है सीमा लिमिटेड, जिसने 10,000 शेयर्स को इशू किया है और एक शेयर 10 रुपीज़ का है। इन्होंने एप्लीकेशन में 4 रुपये मांगे हैं और अलॉटमेंट पे बाकी का जो 6 रुपये बचता है वो मांगे हैं। यहाँ पर फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ही है। अब जो एप्लीकेशन आई हैं वो 20,000 शेयर्स की आई हैं और अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि इशू किए थे 10,000 शेयर्स और एप्लीकेशन आ गई हैं 20,000 शेयर्स की। तो यहाँ पर जो 20,000 शेयर्स में से 10,000 शेयर्स की एप्लीकेशन एक्स्ट्रा आ गई हैं, उन 10,000 शेयर्स को रिफ़ंड नहीं किया जाएगा, वापस नहीं करेंगे, बल्कि उसमें जो पैसा एक्स्ट्रा आ गया है 10,000 शेयर्स पे, उन्होंने क्या किया है कि एक्स्ट्रा पैसे को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया गया है। अब यहाँ पर एक एप्लीकेंट्स हैं जिनके पास 1500 शेयर्स हैं, उन्होंने अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया है। इस वजह से इनके जो शेयर्स हैं उनको फॉरफिट कर लिया गया है, हरण कर ज़ब्त कर लिया गया है और इन ज़ब्त किए हुए शेयर्स को री इशू कर दिया गया है और जिस पर 6 रुपीज़ के हिसाब से री इशू किया गया है। यानी एक शेयर पर 6 रुपीज़ मांगे गए हैं और उस हिसाब से उसका पेमेंट हो गया है। तो अब इसमें करते हैं जर्नल एंट्रीज़ किस तरीके से करना है वो देखना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो नई चीज़ है वो ये है, एक तो इसमें फ़र्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि जो 10,000 शेयर्स एक्स्ट्रा आ गए हैं उसका पैसा रिफ़ंड ना करके उस पैसे को अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि किसी भी शेयर्स को वापस नहीं किया गया है, बल्कि उनको सबको पैसा जिनका आया है उसको एडजस्ट किया गया है। बस यही ख़ास चीज़ है इसमें। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब यहाँ पर 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, तो सबसे पहले तो 20,000 शेयर्स के हिसाब से देखते हैं कितना अमाउंट आया है। इस क्वेश्चन में 20,000 शेयर्स आए हैं और एप्लीकेशन आई हैं और उसका जो एप्लीकेशन का अमाउंट है वो 4 रुपीज़ है। एक शेयर में 4 रुपये है, तो 20,000 में 80,000 बन जाएंगे। नरेशन कर देंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री करते हैं शेयर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस एंट्री को समझना है सही से। सबसे पहले इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसको 80,000 पूरा दिखा देंगे। अब इस 80,000 में से 80,000 में क्या करेंगे, एप्लीकेशन का जितना अमाउंट बनता है 10,000 के हिसाब से उसको एप्लीकेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ पर है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में जो एप्लीकेशन का बनता है, यानी 10,000 शेयर्स इन्होंने इशू किए हैं और एप्लीकेशन में 4 रुपये है, तो ये बन जाएगा 40,000 रुपीज़। तो 40,000 रुपीज़ तो यहाँ पर एप्लीकेशन का हो जाएगा अमाउंट, जिसको हम इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया गया है। बाकी बचता है 40,000, ये चला जाएगा अलॉटमेंट में। यानी कि जो 80,000 रुपये आए हैं एप्लीकेशन में, उसमें 10,000 शेयर्स के हिसाब से 40,000 रुपये बनते हैं। 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹4 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। तो 4 रुपये के हिसाब से 20,000 शेयर्स में 80,000 बन जाएंगे। 4 रुपये शेयर्स के हिसाब से 20,000 के हिसाब से 80,000 बन गए हैं। और जब ट्रांसफ़र करेंगे तो सिर्फ चूँकि कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, तो 10,000 के हिसाब से हम ट्रांसफ़र करेंगे एप्लीकेशन वाले में। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 40,000 रुपीज़ हो गया। इसके बाद टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 40,000 हो गया। अब ये जो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में 40,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया था, उसको रिफ़ंड ना करके, ये 40,000 एक्स्ट्रा ही अमाउंट है, तो इसको रिफ़ंड ना करके इसको एडजस्ट कर दिया गया। यानी कि जिन्होंने ज़्यादा एप्लीकेशन की डिमांड, मान लो किसी ने 5,000 शेयर्स की डिमांड की थी, तो उसको पूरे 5,000 शेयर्स नहीं मिले हैं, उसको कम मिले हैं। तो मान लो उसको 5,000 के हिसाब से उसने पेमेंट कर दिया, लेकिन उसको मिले सिर्फ 3,000 शेयर से ही। तो उनको क्या हुआ,
कि 2000 जो एक्स्ट्रा शेयर्स का पैसा उनके पास आ गया, कंपनी के पास आया, तो वो उसका जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो रिफ़ंड नहीं किया उनको, बल्कि ये कहा कि जब अलॉटमेंट में पैसा मांगेंगे तो उस पैसे को, जो एक्स्ट्रा तुम्हारा पैसा आ गया है, उसको वहीं पर एडजस्ट कर देंगे। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर जो 40,000 अलॉटमेंट का है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। यानी कि जब हम अलॉटमेंट की ड्यू करेंगे तो ड्यू तो पूरे अमाउंट से करेंगे, लेकिन जब रिसीव करेंगे तो इस 40,000 को उस रिसीव वाले ड्यू वाले अमाउंट से माइनस कर देंगे। तो अगली एंट्री करते हैं, वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर एक शेयर अलॉटमेंट है, अब यहाँ पर 10,000 के हिसाब से एंट्री होगी। 10,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट में 6 रुपये मांगे हैं, 6 रुपीज़, तो ये हो जाएगा 60,000। 60,000 के हिसाब से ड्यू हुआ है, लेकिन जब रिसीव करेंगे तो इस 60,000 में हम 40,000 को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो पहले आ चुका है। 40,000 रुपीज़ एप्लीकेशन के टाइम पर आ गया है, तो 60,000 में से इस 40,000 को माइनस करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये जो 60,000 है, इसमें से 40,000 को पहले माइनस किया जाएगा, क्योंकि इतना पैसा पहले आ चुका है। तो अब इसमें से आना कितना है, 20,000। 20,000 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने डेबिट किया है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इनमें से 17,000 डेबिट और क्रेडिट किया है, 17,000 से डेबिट और 17,000 से क्रेडिट किया गया है। तो ये अमाउंट देखते हैं कि कैसे आया है। तो सबसे पहले तो 60,000 में से 40,000 माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो एप्लीकेशन के वक्त ही आ गया था, जो एडजस्ट करना है। 40,000 रिफ़ंड ना करके यहाँ पर एडजस्ट किया जाएगा। तो 40,000 माइनस कर देंगे, बचेगा 20,000। अब इसके बाद यहाँ पर जो एक एप्लीकेंट हैं जिनके पास 1500 शेयर्स जिनको दिए गए थे, लेकिन इन्होंने डिमांड तो ज़्यादा की होगी, तभी तो उनको 1500 मिले हैं। क्योंकि जब शेयर्स 10,000 इशू किए गए और एप्लीकेशन 20,000 पहुंच गई हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबको उतने शेयर्स नहीं मिले जितना कि मांगा गया था, कम दिए गए हैं, क्योंकि देना 10,000 ही है। तो यहाँ पर भी 1500 शेयर्स अगर इनको मिले हैं, तो इन्होंने अप्लाई ज़्यादा का किया होगा और एप्लीकेशन के वक्त इन्होंने पेमेंट भी ज़्यादा किया होगा। तो यहाँ पर एक ये फार्मूला देख लेते हैं 20,000 शेयर्स के हिसाब से, कि जिन्होंने 20,000 शेयर्स इशू, वो जब सब्सक्राइब किया है, कंपनी ने इशू किया था 10,000, लेकिन एप्लीकेशन आई हैं 20,000 शेयर्स की, तो 1500 शेयर्स पे कितने आएंगे, तो इस फार्मूले के हिसाब से निकाल लेंगे। तो इसमें 3,000 शेयर्स आ जाएगा। यानी कि इन्होंने 3,000 शेयर्स की डिमांड की थी और इनको मिले हैं 1500 शेयर्स, और 3,000 के हिसाब से इन्होंने एप्लीकेशन पे, चूँकि 4 रुपये थे, तो 3,000 शेयर्स के हिसाब से इन्होंने भेजा होगा 12,000, 12,000 रुपये भेजे होंगे। और 12,000 के हिसाब से अब यहाँ पर इनको मिले हैं 1500 शेयर्स। तो 1500 शेयर्स 4 रुपये के हिसाब से इनको 6,000 रुपये तो इनका एप्लीकेशन में चला गया, बाकी बच रहा है 6,000 रुपये। इस 6,000 को अलॉटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। तो अब इसके बाद 1500 शेयर्स के हिसाब से इनको फिर कॉल की गई अलॉटमेंट के लिए, इनको पैसा मांगा गया अलॉटमेंट के लिए 9,000 रुपये। 9,000 रुपये इनको देना है, लेकिन 9,000 में से इन्होंने 6,000 रुपये इनके जो एक्स्ट्रा अमाउंट थे वो माइनस कर दिए जाएंगे, तो बचेंगे 3,000। यानी इनको अलॉटमेंट में सिर्फ 3,000 रुपीज़ देना था, लेकिन इन्होंने उस 3,000 को भी नहीं दिया, जिसकी वजह से इनका हरण कर लिया गया इनके शेयर्स का। तो यहाँ पर इनको अलॉटमेंट में 3,000 देना था, इन्होंने नहीं दिया। यानी कि जो 20,000 है, इसमें से 3,000 और कम हो जाएंगे, क्योंकि 3,000 रुपीज़ कंपनी को नहीं मिला है। तो इस वजह से 20,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे, तो बचेगा 17,000, और ये बैंक अकाउंट वाले में लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री कर लेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये एंट्री क्या है, जब इनका जो शेयर्स हैं 1500 शेयर्स, इनको जब जब्त किया गया है, इनका फॉरफीचर किया गया है, तो उस वक्त ये एंट्री की गई है। अब इसमें अमाउंट कैसे आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
1500 शेयर्स हैं और 10 रुपये का एक शेयर था तो डेबिट हो जाएगा 15,000। अब टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसमें वो अमाउंट आता है जो कि ज़ब्त किया गया हो। तो इनको 3000 शेयर्स के जो एप्लीकेशन भेजा था 3000 शेयर्स पे, तो उसका जो अमाउंट बन रहा था 12,000 बन रहा था। तो कंपनी को इन्होंने भेजा था 12,000 रुपीज़, तो ये 12,000 रुपीज़ है, इसको ज़ब्त कर लिया जाएगा। बाकी जो इसका 15,000 में से अगर 12,000 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 3,000 और ये आ जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। और वरना ये भी कर सकते हैं कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में वो अमाउंट आएगा जो इन्होंने नहीं दिया है। तो वैसे भी 3,000 रुपीज़ इन्होंने नहीं दिया था, जिसकी वजह से इनके शेयर्स को हरण कर लिया गया है, जब्त कर लिया गया है। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एंट्री कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री है, जो शेयर्स हैं 1500 इनको री इशू किया गया है। तो री इशू जब किया है तो 6 रुपीज़ के हिसाब से किया गया है। तो 1500 शेयर्स हैं और 6 रुपीज़ के हिसाब से यहाँ पर री इशू किया गया है। इस हिसाब से बन जाएंगे 9,000 रुपीज़। अब यहाँ पर देखना ये है कि लॉस कितना हो रहा है, और जितना नुकसान हो रहा है वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट वाले अमाउंट में 6,000 आएगा। तो एक शेयर चूँकि 10 रुपीज़ का है, लेकिन री इशू जब हुआ है तो 6 रुपये के हिसाब से री इशू है, यानी हर शेयर में 4 रुपये का नुकसान हो रहा है। 1500 शेयर्स हैं और 4 रुपये का एक शेयर पे नुकसान हो रहा है, तो टोटल जो नुकसान होगा वो 6,000 का होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इन दोनों का टोटल आएगा 15,000, वो लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। यहाँ पर 6,000 किस तरीके से आएगा, यहाँ पर जो इनके अमाउंट को ज़ब्त किया गया था वो अमाउंट बन रहा था 12,000 रुपीज़, 12,000 रुपये बन रहे थे। और अब यहाँ पर जो लॉस हुआ था री इशू करने में 6,000 का हुआ था, तो 12,000 में से ये जो लॉस हुआ है 6,000, इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो बचेगा वो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6,000 रुपीज़ और इसको ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। एक तरीके से ये भी कंपनी के लिए प्रॉफिट ही होता है, जो अमाउंट ज़ब्त किया वो प्रॉफिट ही है। तो उस प्रॉफिट में से जितना री इशू करने में लॉस होता है उसको माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बाकी कुछ इसमें डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके।